गुड इवनिंग ऑल। मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे। आज संविधान जागरण मिशन जो हमारा चल रहा है, संविधान की फिलॉसफी, संविधान की मूल्य व्यवस्था और संविधान का प्रत्यक्ष रूप से एप्लीकेशन, इस विषय पे लगातार संबोधि आईएएस एकेडमी के माध्यम से जो हम लोगों ने 26 जनवरी से 4 दिसंबर तक की जो एक लेक्चर्स की एक श्रृंखला अनेक अनेक विषयों पे, अलग-अलग विषयों पे जो हमने रखी है, तो उसका ये आज चौथा दिन है। इस चौथे दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ना केवल इस सेशंस में मेरे संबोधि आईएएस एकेडमी में आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने वाले, एमपीएससी स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो प्राध्यापक हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो ऑफिसर्स हैं अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में। सो ऐसे लोगों ने लास्ट 3 सेशंस अटेंड किए और आज का ये चौथा सेशन है। इसके पहले का जो सेशन हमारा 26 नवंबर को हुआ था, उसमें तेलंगाना कैडर के जो मेरे मित्र हैं, आईएएस ऑफिसर कालीचरण खरतड़े, जो कि तेलंगाना के बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका प्रियम्बल के ऊपर लेक्चर हुआ। सेकंड लेक्चर 27 नवंबर को मेरा हुआ, जो मैंने मूलभूत अधिकारों की बात की। और कल का जो लेक्चर था वो चित्रा लेले मैडम, जो एसएनडीटी आर्ट्स कॉलेज चर्चगेट मुंबई में पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय पे अपनी बात रखी थी। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बात रखी थी। बहुत एप्रिशिएशन उस उनके लेक्चर को मिला है। और आज का हमारा जो 4th टॉपिक है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, जो बेसिकली महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट या नागपुर सर? नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट। वर्धा डिस्ट्रिक्ट। सो वर्धा डिस्ट्रिक्ट हिंगनघाट, आई थिंक, राइट? हिंगनघाट। पुलगांव 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 पुलगांव, पुलगांव से विनोबा भावे का जहाँ पे आश्रम है, पुलगांव, पुलगांव में ना? पुलगांव में। तो हाँ, तो जहाँ पे आश्रम है वहाँ से वो पुलगांव से बिलॉन्ग करते हैं बेसिकली, बट इवेंचुअली ही गॉट सिलेक्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी वो डेप्यूटी डायरेक्टर है अपेडा में, जो भारत सरकार की एक एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संस्था है। एंड ही इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम लोगों की जो मुलाकात हुई ऐसे ही हमारे जो यूपीएससी के, हमारे संबोधि करियर एकेडमी के जो सेशंस होते हैं यूपीएससी के लिए, ऑनलाइन सेशंस, ये कोरोना पैंडेमिक भी ऐसी चीज है कि इसने कुछ लोगों का फायदा हुआ तो कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोरोना पैंडेमिक में ना रुकते हुए मैंने मेरा 3 अप्रैल से मेरे ऑनलाइन लेक्चर शुरू किए थे, यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के और बाकी एग्जाम्स के लिए। और काफ़ी सारे हमने काफ़ी सारे सेशंस हमने, मतलब इस साल 8 फरवरी 2020 को मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद मैंने अ, उनके ही स्मृति के प्रीत्यर्थ में, स्मृति उपलक्ष्य में मैंने 3 दिन का एक फ्री सेशन रखा था, जिसमें ऑल इंडिया से यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक, स्टाफ सिलेक्शंस की तैयारी करने वाले काफ़ी सारे लोग, लड़कों ने, मतलब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसका बेनिफिट लिया था। और लगातार मैं रोज 8-8 घंटे उन लड़कों को पढ़ाता था, सुबह से लेके शाम तक। 8-8, 9-9 घंटे मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे वो लेक्चर्स सारे। उसके बाद हमने काफ़ी सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मेरे कुछ जूनियर, मेरे कुछ बैचमेट्स और मेरे मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, आईपीएस हुए, आईआरएस हुए, ऐसे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स का ऑल ओवर महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया था। तो ऐसे ही एक सेशन में तन्वी नागपाल लोकरे जॉइन हुई थी मेरे सेशन में। और फिर उसके बाद उनके फादर जो है नागपाल लोकरे जी, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर, आपका जो नॉलेज है एंड योर एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो आप अगर ये भारतीय संविधान और जो कृषकों के लिए, जो कृषि के क्षेत्र में लोग हैं, उनके लिए जो कुछ गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, जिसका बेसिक सोर्स भारतीय संविधान है, तो उसके ऊपर अगर आप एक आपका लेक्चर अगर दोगे, एक आपके जो एक्सपीरियंस है, जो योजनाएं होते हैं उसके बारे में अगर शेयर करोगे,
तो बहुत उसका फ़ायदा होगा लोगों को। तो सर ने बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मान्य कर ली और आज सर हमारे बीच में है और मतलब सर आज ही नहीं है तो सर रोज़ ही रहते हैं। मतलब 26 तारीख को भी सर थे, 27 को थे, 27 को मेरे ख़्याल से नहीं थे और कल भी सर थे। सो रोज़ सर रहते हैं और बिल्कुल वो अपनी बच्ची जो है आप देखते होंगे तन्वी उनके बाजू में बैठी है, वो बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड में है लेकिन जो लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मैं उनको गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चों को बनाना है, तो ऐसे की पोज़ीशन पे भेजो। ओके, गाइडेंस करने के लिए मंगेश बोरकर यहाँ पे है, संबोधि करियर एकेडमी है। ओके, सो आप अपने बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से ही, बचपन से ही ऐसी शिक्षा दो दो कि वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने और अगर आपको बनाना है, तो आप अपने बच्चों को की पोजीशन पे लेके जाओ जैसे आईएएस आईपीएस हो तो तन्वी भी उसी तरह से उसकी प्रिपरेशन अभी संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से और उसके पेरेंट्स के अंदर अंडर अंडर देयर गाइडेंस शी स्टार्टेड प्रिपरेशन सो एनीवे विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वेलकम नागपाल लोकरे सर ओवर हियर and I welcome all of the students of the Sambodhi Career Academy, those who are regular students of Sambodhi, and I welcome all those persons who are not actually associated with Sambodhi Career Academy, but those who recently joined this lecture series. So जो भी मान्यवर जो भी महोदय महोदया इस सेशन में 26 नवंबर से हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी 4 दिसंबर तक हमारे साथ रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस एक मिशन है जिसके ऊपर मैं लास्ट 15 ईयर्स से मैं खुद काम करता हूँ। तो इसके साथ आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग इसी तरह से जुड़ते जाएँगे। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम आई रिक्वेस्ट नागपाल लोकरे सर to continue his session of this lecture series. मैंने जो सब्जेक्ट दिया था वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स ओके और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान और जितने भी ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स होती है जो एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ बाकी तबकों के लिए भी हेल्पफुल होती है तो उसके बारे में सर आपसे बात करेंगे दोस्तों हमारे जो सब्जेक्ट्स हमने रखे हैं ये भारतीय संविधान का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए रखे हैं यह कोई किसी को एंटरटेनमेंट करना या फिर किसी ने भाषण दिया और फिर बहुत अच्छा भाषण दिया तो तालियां बजाना इस अपेक्षा से बिल्कुल नहीं रखे हैं क्योंकि नॉर्मली यही होता है सोसाइटी में कि कोई आता है भाषण देता है और इतना अच्छा भाषण देता है कि बीच-बीच में शेर मारता है और लोगों को ऐसे जो भाषण होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो सेशंस है ये समहाउ इंटेलेक्चुअल सेशंस है जिसमें जिसमें एक तरीके से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ। ओके, ये सेशन में नेक्स्ट सेशन में जो सुभाष कामले सर का है उसके बाद रिलेटेड टू द हेल्थ तो कृपा करके आप लोग अगर आपको सपोज टेक्निकली ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकल है और आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर यू कैन लीव आल्सो ओके दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे बहुत ही आर्टिस्टिक कुछ तो भी भाषण वगैरह होगा या फिर कुछ तो भी एंटरटेनमेंट होगा सो एनीवे सर प्लीज ओवर टू यू एंड प्लीज स्टार्ट योर सेशन Thank you, Mangesh sir. Very means wonderful the introduction from the part of government perspective where I work in the ministry. So when the actually this is a good opportunity to interact with such a good aspirants as well as the socialists and the workers those are involved in the payback to the society in the nation. मैं अभी आपका मैं सब जो समाज से अपन जाते हैं जिस समाज का हम वहां पे इस गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं either you become as a administrative officer or any technical bureaucrat to support the IS officer to framework the such a policy irrespective for the benefits of the common people not focusing on the individual person but
for the benefit of entire society. It may be the farmer, he may be the for the means background means socially backward classes or other OBC classes. But जब आप लोग कोई पॉलिसी को फ्रेम करते हो, मुझे बहुत करीब से इस चीज को देखने का मौका मिला जब मैं दिल्ली में एक्चुअल आईएएस लोग साथ में, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ में, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ में जब पॉलिसी में एक्चुअल काम कर रहे थे, उस समय में जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपरेशन के समय में जो पढ़ा था कि सोशली जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये जो तीनों चारों चीजें जब अपने आसपास अपनी एक्चुअल स्कीम में ला रहे, तो उस समय में ऐसा लग रहा था कि क्यों भाई हम पर्टिकुलर क्लास को ही हम अपना स्कीम जो भी बन रही है गवर्नमेंट की, या जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जो भी स्कीम हो रही है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो भी स्कीम बन रही है, उसमें स्ट्रांगली हम वहां पे अपनी बात बता सकते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको अगर आप इस एस्पेक्ट से कि कुछ कुछ चीजें ऐसी डाली जाती है जो सो कॉल्ड पीपल होते हैं गवर्नमेंट में कि जानबूझ के पर्पसफुली कोई क्लॉज ऐसे लगा देते कि ताकि जो सोशली या जो फार्मर कम्युनिटी को डायरेक्ट बेनिफिट न मिल सके। तो इस माध्यम को नजर रखते हुए, नजर को कंसिडर करते हुए उस समय में अपना सेंस ऑफ कॉन्शियस जागरूक रखना पड़ता है कि भाई ये स्कीम तो बन रही है, लेकिन जो भी स्कीम बन रही है उसमें कितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जो बनी हुई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, या SC/ST के लिए स्कीम बन रही है, ओबीसी सेक्टर के लिए, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो स्कीम बन रही है पर्टिकुलरली, उसका बेनिफिट एंड यूजर कितना ले पाएगा, कितना उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बल्कि जो भी स्कीम आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बना रही है, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल के सोशल जो जी प्रस्तावना में जो दिया है, जो प्रारूप है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जी सोशल जस्टिस इक्वालिटी, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरे तरह से कैसी तरह से ये स्कीम्स एंड यूजर जो लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी ही गेट्स बेनिफिटेड। जैसे कि हम आपको मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं कि क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं। मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हूं, एज वेल एज हम जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नियर अबाउट 50% जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो रहा है तो अपेडा के परव्यू में आ रहा है। तो उस नजर से जो भी अपेडा में जो भी सोशल सेक्टर के लिए या फार्मर कम्युनिटी एज वेल एज एक्सपोर्टर को मद्देनजर रखते हुए जो भी स्कीम बन रही है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो कुछ भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि एपीएमसी एक्ट्स में रिफॉर्म्स आया है, कुछ कमोडिटी को डीलिस्टेड किया गया है कि इसेंशियल कमोडिटी, तो उसमें उस बेनिफिट उस जो रिफॉर्म्स या पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स होने जा रहा है उसका बेनिफिट एंड यूजर या फार्मिंग कम्युनिटी और कॉमन पीपल को कितना होगा, इस चीज को अगर पूरे ब्रॉड व्यू से, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि भाई कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस हम बनाते हैं, कोई भी लॉ हम बनाते हैं, ये खैर ये कोरोना काल में दो तीन रिफॉर्म्स जो आए हैं, लेबर रिफॉर्म्स भी आया है बहुत सारा, इवन दी एग्रीकल्चर से 3-4 कानून ऐसे रिफॉर्म्स में लाए हैं जो कि ऑर्डिनेंस पास करके लाया गया। बल्कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कि हमारी जब भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर बनती है, देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इन द फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली। सो कोई भी लॉ बनता है, कोई भी प्रोसीजर बनती है, कोई भी गाइडलाइंस बनती है, तो इट शुड बी द कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन होता है। पब्लिक कंसल्टेशन इन द सेंस, अगर कोई भी स्कीम अगर आपकी तैयार हो रही है, कोई भी जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स तैयार होती है, तो उसको भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हम किस जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें जो मेजर इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, उसमें उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनके सामने ये स्कीम को रखा जाता है। जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो पब्लिक कंसल्टेशन के दौरान जो कुछ भी उनके सुझाव आते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना नहीं करना,
वहां पे जो बैठने वाले ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि भाई इन्होंने जो सुझाव दिया ये कितने हद तक के एंड यूजर या लास्ट एंड यूजर जो है इस सोसाइटी का, उसको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो उसके रिव्यू होने के बाद में, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करना या नहीं करना एक कमिटी डिसाइड करती है कि उसमें, उस कमिटी में नॉट ओनली ये टेक्निकल लोग लोग ही होते हैं, जो कि सीनियर आईएएस भी होते हैं, जो कि एथिकली विचार करके, एथिकली अपना विचार विमर्श करके कि नहीं इसका रखे तो उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव या ब्रॉड एडवांटेजेस कैसा पहुंचेगा उस लोगों को, ये देखा जाता है। उसी के बाद में एक पर्टिकुलर प्रोसेस से फॉलो होके उसके बाद में उस स्कीम में उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर किया जाता है। अभी आप देखोगे कि एक अपेडा की जितनी भी प्रोसीजर बनती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर बनती है अपेडा की, डायरेक्टली ये तो हमारी जो प्रोसीजर होती है एक्सपोर्टर के लिए होती है, लेकिन वहां पे उस एक्सपोर्टर प्रोसीजर जब बनती है तो हम उसमें फार्मर्स को भी कंसल्टेशन में हम बुलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें फार्मर्स कितने बेनिफिट होते हैं या उनका कोई सुझाव है। जैसे कि मैं आप बताता हूँ कि एक अपेडा रेगुलरली एक प्रोसीजर चलाता है, हर ईयर उसका कंसल्टेशन होता है, हर ईयर उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद में वो प्रोसीजर साइट पे चली जाती है, पब्लिक डोमेन में चली जाती है। उस समय में ग्रेप का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। जब मैं उस अपेडा के एक पर्टिकुलर डिवीजन में काम कर रहा था, तो ग्रेप कंसल्टेशन के प्रोसेस के दौरान हम पुणे में हमने कंसल्टेशन मीटिंग रखी थी। उसमें सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद में एक्सपोर्टर्स थे, देन दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी। उसमें से एक सुझाव ऐसा आया कि भाई किसान बोल रहे थे हमें कि भाई जो टेस्ट रिपोर्ट निकलता है वो हमें पब्लिक डोमेन में नहीं दिखता, या मेरा माल पास कैसे हुआ या उसके टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, ये चीजें हमें पता नहीं चल रही है। तो उस समय में एज अ ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने इनकी चीज को क्या देखना है, क्योंकि क्या है कई कई चीजें एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होना चाहिए, सबको समान, उसने जो प्रोड्यूस किया है, जो उसने प्रोडक्शन लिया है, वो जो फार्मर ने प्रोडक्शन लेने के बाद में एक्सपोर्टर को फर्दर मार्केटिंग के लिए दिया जा रहा है। तो हमने ये देखना चाहिए कि भाई इससे इसका क्या बेनिफिट है, या एक्सपोर्टर इसको किस तरह से उसको मैनेज और मैनिपुलेट करके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। उस समय में एक चीज ऐसी मेरे ध्यान में आई कि नहीं, ये चीज जो मांग रहे किसान या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, कि नहीं उनको उनके प्रोड्यूस या उसका उनका जो माल है वो एक्सपोर्ट में कितना सर्टिफाइड है, कितना पेस्टिसाइड्स दिखाए जाते, तो ये चीजें जब समझ में आ गई हमें, तो ये चीज तो मैंने पकड़ ली, क्योंकि मैं उस डिवीजन को हेड कर रहा था, उस कंसल्टेशन का कमेटी का हेड था। ये चीज को मैंने हमारे सीनियर ऑफिसर को बताया जो कि आईएएस था, उसको बताया कि, और अलॉन्ग विथ माय सीनियर ऑफिसर जो होते हैं उनको भी बताया। तो उसमें से जैसा कि हम कोई रिफॉर्म्स करने जाते हैं स्कीम्स के बारे में, कोई नई चीज को लाने के लिए, तो निगेटिव फोर्सेस जबरदस्त अट्रैक्ट होते हैं। निगेटिव फोर्सेस इतने अट्रैक्ट होते हैं कि आपको उस निगेटिव फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको आपके एथिक्स प्लस आपका जो सद विवेक बुद्धि जो बोलते हैं ना मराठी में, जो सुपर कॉन्शियस ब्रेन को अप्लाइड करके आप उस सुपर हायर अथॉरिटी को आप समझा के बता सकते कि सर हमने अगर ऐसा कर दिया तो इससे एक्सप्लॉयटेशन के कुछ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसानों के लिए, वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो ऐसे समय में मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब ये चीज को मैंने इनैक्ट करना चाहा, उस समय में मेरे सीनियर्स भी बोले आप गलत काम करने जा रहे हैं। मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे ये हमारे जो सो कॉल्ड सीनियर ऑफिसर होते हैं वो पैक होते हैं हायर अथॉरिटी से आए, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जो कैपिटलिस्टिक लोगों से। उस समय में अपने को किसी से एज ऑफिसर करके, अगर हम सही में अपने एथिकली कॉन्स्टिट्यूशनली पक्के हैं, हमको मालूम है कि सबको समान न्याय देना है, सबको समान इक्वल लाना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो उस समय में इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को, इस पॉलिसी रिफॉर्म्स को लाने के लिए एक जो
दायरा होता है लिखने का, या लिखकर जो बताया जा सकता है वो बोल के भी नहीं, जो कि लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता। अगर मैंने लिख दिया, अगर सामने वाले में अगर सही में उस चीज को उसको कहते ओवर रूल करने की ताकत है, तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल है या नहीं है, वो उसको बताना पड़ेगा। तभी वो सामने वाला सीनियर आईएएस जो कि प्रोसीजर को फाइनल करता है, उसको समझाने के बाद ही वो मानेगा, नहीं तो ऐसी तरह से मानता नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी स्कीम्स बनती है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स में बनती है। जैसा कि अभी जो रिफॉर्म्स हुआ है, जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हुआ है जस्ट बाय मींस ऑफ ऑर्डिनेंस, उसमें प्रोसेस फॉलो हुआ नहीं था, जो कि पब्लिक कंसल्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए था। इसलिए किसानों ने, कुछ सर्टन ग्रुप्स ने सोशल प्रेशर माउंट करके उन्होंने एजिटेशंस करके आज रास्ते पे है। कहने का मतलब यही है कि जो करंट अभी जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए हैं 3 कानून, उसमें किसानों को उनका माल किसी भी एक्सपोर्टर या कोई भी कैपिटलिस्टिक को बेच सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना एक ही है, जो स्वामीनाथन आयोग है, जो स्वामीनाथन आयोग ने जो बात कही है कि इस देश में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेगुलेशंस अगर इंप्लीमेंट होता है, तो जो किसान की जो उत्पाद है, किसान की जो फसल का जो दाम मिलना चाहिए, उसमें रेगुलेशंस लाने के बाद में एक कहीं तो भी कायदे के दायरे में, कानून के दायरे में आके उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। उसी चीज के लिए, उसी चीज को लाने के लिए किसान आने वाला ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, या जो अभी जो नया रिफॉर्म्स आया कृषि में, जो कि द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ट्रेड एंड कॉमर्स का है, जो कि उसमें जो चीज चाहिए उनको, जो चीज में जो मांग कर रहे हैं आज के डेट में किसान, कि उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें का नाम इंक्लूड करना चाहिए। हाँ, बात सही है कि इस चीज में यहाँ पे कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं पे भी इस कानून में उल्लेख नहीं है। इस चीज को लेके आज सोशल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो कि सरकार ने अभी कहीं तो भी बात करने के लिए आगे आए हैं, वो भी एक सर्टेन कंडीशन के लिए। तो इस तरह का जो किसान से रिलेटेड जो भी स्कीम बनती है, मैं तो मेरे जो सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट को बोलना चाहूंगा कि जो कुछ भी पब्लिक कंसल्टेशंस होता है, जो कुछ भी नया कानून आता है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपने उनके साइट पे 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए उनका टाइम होता है कि कमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, हर स्कीम्स के लिए, हर कोई भी स्कीम बनता है, इवन आइदर SC ST के लिए है, OBC के लिए है, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो भी स्कीम बनता है, तो उसमें एक प्रोसेस होती है, सर्टेन प्रोसेस। कोई भी स्कीम्स के लिए बनने के बाद में उसको पब्लिक कंसल्टेशन में लाया जाता है। पब्लिक कंसल्टेशन में उस पर डिलिब्रेशंस होता है, पर डिलिब्रेशंस होने के बाद में जो सुझाव आते हैं वो इनकॉर्पोरेट करने किए जाते हैं, जो उसका इंपॉर्टेंस कितना तक के ये इफेक्टिव हो सकता है उसमें से लेके उसमें डाले जाते हैं। इवन उसके होने के बाद भी कोई भी स्कीम्स जो भी बनती है, उसको उनके पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जैसा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये अपने साइट पे 30 दिन के लिए अपना टाइम देती है कि भाई भलाई हो सकता है उस समय में आपने सुझाव नहीं दे पाए, तो भी आप अपने सुझाव को उनके साइट पे जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा इस समय पे कि जिस देश का कानून बनने जा रहा है या बन रहा है, तो उस समय में सजग रह के अपने को जो अपने से रिलेटेड ना होते हुए भी थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं उसको, हम अपने पढ़ने के बाद में हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तरह से इस तरह से अपने कमेंट्स को आप रिकॉर्ड करके, आपके कमेंट्स को दर्ज करके आप अपने विचार को वहां सरकार को दे सकते हैं, ताकि सरकार आपके विचारों पे विचार विमर्श करके उस फाइनल जो स्कीम बनती है उसमें आप लागू कर सकते हैं। तो ये इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं कि भाई जो स्कीम्स बनती है, पर्टिकुलरली जो भी स्कीम्स बनती है, तो उसका थरो मींस स्टडी होता है कि भाई
ये स्कीम किसानों तक के या जो एंड यूजर तक के कितने इफेक्टिव हुई है। हर साल उसका मीन्स हर एवरी 5 इयर्स स्टडी का इवैल्यूएशन होता है कि हाउ मेनी बेनिफिशियरी गेट्स बेनिफिटेड ड्यू टू दिस सर्टेन स्कीम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में फिर उस पे और रिव्यू होता है कि भैया इसमें और क्या चेंजेस करना चाहिए। जो स्कीम्स है मेजरली बहुत सारी स्कीम्स है जो कि जिसका बेनिफिट डायरेक्टली किसान लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो कि बिचौलिए जो बीच में हमेशा एक बंदा 3-4 नाम से अपनी स्कीम को बेनिफिट ले रहा है। तो मेरा कहना यह है कि स्कीम गाइडलाइंस बड़ी इजी होती है। जिस गाइडलाइंस को बोलते हैं वो दैट इज द बाइबल फॉर एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल टू प्रोसेस योर क्लेम बेस्ड ऑन दैट गाइडलाइंस। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम बहुत लेना गवर्नमेंट से बड़ी हार्ड होती है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी स्कीम इंप्लीमेंट की है, either इट मे बी द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस, ये उनके भी पास में बहुत सारी स्कीम्स रहती है। इवन जो कि SC, SC, OBC के लिए भी होती है, जो वल्नरेबल क्लासेस है उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बनी होती है। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि मेजरली जो जो कंपोनेंट यूज जो अमाउंट उनको डिमार्केटेड किया जाता है कि वो यूटिलाइज होना चाहिए, तो वो आज के डेट में नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि भाई अगर मैं एक स्कीम में 50,000 करोड़ या 500 करोड़ अगर ओबीसी क्लास के लिए खर्चा करना है मुझे या SC, ST के लिए करना है, तो उसका बराबर प्रॉपर सेंसिटाइजेशन गवर्नमेंट के पार्ट पे न होने की वजह से बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो नीचे तक के लोगों को पहुंचने नहीं देते और अपने आप में ही अपना समेट लेते। तो मेरा कहना यही है कि जो भी स्कीम्स आपको अगर लगती है कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बहुत सारी स्कीम होती है और ये स्कीम को टोटली कोरिलेट करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्टिकुलरली जो 1 से 17 तक के है, हंगर, देन पावर्टी, देन द एम्पावरमेंट, ये सब उससे रिलेटेड होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के पूरी स्कीम्स को, और यूनाइटेड नेशन का भी प्रेशर होता है कि ये स्कीम को नीचे तक के कितना परकुलेट हो गया, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। तो कहने का यही है कि जो भी स्कीम्स है ये स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशन के मींस प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल प्रिंसिपल्स है उसके बेस पे बनाई जाती है। और मैं तो और ये बोलना चाहूंगा सर कि जो स्कीम्स आती है उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग करने के लिए नेशनल लेवल पे SC, ST कारपोरेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन होते हैं। देन नेशनल लेवल पे OBC डेवलपमेंट कारपोरेशन होता है जो कि हर स्कीम्स को मॉनिटर करता है। स्कीम्स को मॉनिटर नहीं, उनके थ्रू भी स्टेट के अंदर में उनको सेंसिटाइजेशन के लिए किया जाता है, लेकिन हर एक ऑफिसर्स का एक अपना ये होता है रिस्ट्रिक्शंस होता है कि उसके बाद वो जाके काम नहीं कर सकता है। हो सकता है कि अब मैं अपने डिपार्टमेंट की बात शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं हैदराबाद ज्वाइन हो गया, मैंने देखा यहाँ पे कि एक सर्टेन क्लास के लोग ही अपना एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम्स ले रहे हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए जो भी स्कीम थी। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक दो चार लोग ही है कि जो हमेशा वही स्कीम वही लोग, तो मैं अपने स्टाफ को बोला कि नहीं, मुझे ये लोगों को स्कीम में लाने का नहीं, हमें चाहे ग्राउंड तक के जाना पड़ेगा, हमें चाहे नए लोगों को पकड़ के लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एक एक बड़ा ये होता है कि भाई बड़ा ऑफिसर है तो इससे बात कैसी करना। तो ये ना होते हुए थोड़ा सा अगर हम ये सीट से उठने के बाद में अगर कॉमन मैन बन जाते हैं, उसको नहीं मालूम है मेरे सर पे इस पे पट्टी पे नहीं लिखा है कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर आप साइड में जाके अगर उससे फ्रेंडली और कोऑर्डिनेटली बात करते तो वो सब चीजें आपको बताता है, और हम उसको ऑफिस के आप जाके उनको समझा सकते कि नहीं तूने ऐसी स्कीम को लिया तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो ऐसे जब मैं देखा यहाँ पे तो विशिष्ट लोग ही स्कीम ले रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो स्पीड क्या बोलते जो क्या बोलते हैं स्कीम्स का बेनिफिट्स है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन इवन द ट्राइबल एरिया तक के हम कैसा जाके हमको स्कीम को हम एक्सपांड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, नॉट ओनली दी अपेडा या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम,
हम अदर लाइन मिनिस्ट्रीज की भी स्कीम्स को उनको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, आप अगर ये कंपोनेंट चाहते हैं या ये चीज देख करना चाहते हैं तो इस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, उसको भी आप देख लो, आप इस तरह से इसका प्रपोजल भेजो। हो सकता है उनको कुछ समय में स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए प्रपोजल कैसी बनाना ये नहीं समझता, उस समय में भी हम एज अ ऑफिसर करके आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये स्कीम को ऐसे ऐसे पढ़ो। कोई पढ़ा लिखा उनके घर में होता है या जो भी बिजनेस करना चाहता है, तो उस चीज में एक एज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर या टेक्नोक्रेट ऑफिसर अपनी जवाबदारी ये बनती है कि भाई नहीं, हमें सर्वांगीण विकास की बात में सोचना चाहिए। ये स्कीम्स खाली मैं मेरे लिए पैसे कमाने के लिए मैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट या विशिष्ट लोगों को देके नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ जब आप घर में जाते हैं, एज ऑफिसर बताता हूँ कि भाई शाम को जाके आपको बगैर गोली की नींद आना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप बेड या बिछाने पे पड़ते हो तो आपको समझता है कि हमने दिन भर क्या चीज की, कौन से बेनिफिट्स या कौन से एम्पावरमेंट कॉमन पीपल के लिए काम करने के लिए किया, तो ये सब याद आता है। तो मुझे लगता है कि एज अ कहते हैं टिपिकली अगर हम कहते हैं पूरे अपने जज्बे के साथ में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ में अगर काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई गोली और कोई दवाई की जरूरत होगी जो कि शाम को नींद आने के लिए। मुझे लगता है बोरकर सर, हेलो बोरकर सर, हेलो। हेलो सर, हाँ, यस यस। हाँ, थोड़ा सा आप भी इसमें थोड़ा सा हमें एक करो, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है जो कि मैं इस सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट और कहते जो सोशल एक्टिविटीज जो इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलरली मैं टेक्नोक्रेट में बड़ा परफेक्ट हूँ, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल के लेवल पे जाते हैं, जो वे ऑफ एक्सप्रेशंस है, No, ये you are चीजें going in the right direction. Yeah, whatever you are saying, that is in the right direction. That is in according to the constitutional provisions, and you are talking about the process of making laws or like preparing schemes for the welfare of the larger society. So you are on a right track, sir. No issue. ओके, चलो ठीक है। I'm just expecting कि you can you take name of few schemes which proved beneficial for the agriculturists and for the scheduled caste, scheduled tribes and the OBC. So if you can take some name, so that would be very much enlightened for the these students and rest of the people, those who join this session. Yes, आप yes. कुछ जो स्कीम्स है इम्पोर्टेंटली जो काफी लाभान्वित उससे जो लोग हुए हैं, तो उस स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा वो ज्यादा एक एप्लीकेशन बेस होगा। ठीक ठीक सर, सही बात बोले सर। आपने स्कीम्स का नाम लिया तो मैं रिसेंटली अभी जो स्कीम्स मेरे पहले एक कोई स्पीकर ने बोला था, किसान रेल का स्कीम था, जो कि ग्रीन ऑपरेशन के अंडर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि पायलट बेसिस पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसान रेल के अंदर में ग्रीन ऑपरेशन एक स्कीम है, जिसका किसान अपना जो प्रोड्यूस है डायरेक्ट रिफल पार्सल वैन में डाल के वो वहां से, सपोज अभी रिसेंटली 1 महीना पहले अनंतपुर जो कि यहाँ पे आंध्रा में है, वहां से डायरेक्ट बनाना पैक करके अंडर किसान रेल स्कीम के अंतर्गत में, जो कि किसान रेल स्कीम इट इज अंडर द ग्रीन ऑपरेशन जो है ग्रीन ऑपरेशन स्कीम के अंदर में है, जो कि आज के डेट में पायलट बेसिस पे चल रहा है। उसमें किसानों ने अपना बनाना या केला वो न लेता, वो केला ही नहीं तो बाकी सब्जी टमाटे वो उन्होंने वहां से रिफर पार्सल वैन से लेके डायरेक्ट मुंबई, डायरेक्ट दिल्ली, कोलकाता यहाँ तक के भेज के जो स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। इसका सर स्कीम जो होती है ये पूरे पब्लिक डोमेन में होती है, लेकिन बहुत से लोगों को उसको पता नहीं कि वो स्कीम हमने कहाँ देखना है। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज की स्कीम्स का बेनिफिट्स चाहते हैं या क्या स्कीम्स अवेलेबल है साइट पे, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई गूगल में हम व्हाट्सएप प्लस सोशल मीडिया और फेसबुक चलाने की बजाय अगर हम खाली स्कीम्स ऑफ इंडिया अभी डाल भी देते हैं, वेरियस स्कीम्स जो कि वेरी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एवरी मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग, लाइक अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है,
जो कि इसमें जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर जो भी अपना सेटअप करना चाहता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में और एक दूसरी स्कीम है कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, जिसमें कि आपको कोल्ड स्टोरेज, उसके बाद में प्री कूलिंग, ये सब चीजें आपको, इवन आपको मशीनरी इंस्टॉलेशन, ये चीजें आपको उस साइट पे मिल जाएगी। बहुत सारी स्कीम्स है जो आप डायरेक्टली उनसे, उनका एक स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, उस समय में आपको अप्लाई करना होता है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स बैक एंडेड होता है, जो कि बैंक से लोन फाइनेंस करने के बाद में बैंक को डायरेक्ट देते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की भी स्कीम्स है जो कि एरिया एक्सपेंशन के लिए यूज होती है। नेशनल बोर्ड स्कीम में पर्टिकुलरली द एरिया एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पर्टिकुलरली। उसके बाद में वहां पे भी परचेस ऑफ रिफर व्हीकल होती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। इन देन क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साइड पे दी हुई है। इवन अपेडा के साइड पे अपेडा की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स दी हुई, जो कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद में मार्केट प्रमोशंस के लिए जो भी स्कीम्स अपेडा की अवेलेबल होती है। उसके बाद में अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर कोई कुछ एक्सपोर्ट पैक हाउस सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए भी अपेडा फंडिंग करता है। नियर अबाउट 1 करोड़ तक के फंड होती है। उसमें भी SC/ST के लिए भी अलग से अगर उनकी होती है, तो वो फास्ट ट्रैक मोड में प्रोसेस करके उसको पहले पैसे दिए जाते हैं कि भाई हमें पता है कि ये स्पेशली इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, इनका जो बैकग्राउंड होता है, ये चीजें हम वहीं पे इवैल्यूएट करते समय में हम उसको स्पेशली केस करके ट्रीट करके फास्ट ट्रैक मोड में दिया जाता है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं, ये उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेशर होता है कि आप इस सेक्टर में SCP प्लान में, ST प्लान में आप कितना खर्चा करते हैं। उसमें भी आपका कहते इवैल्यूएशन होता है कि अगर आपके बार बार जो SC/ST से आया हुआ फंड अगर वापस जाता है, तो आपकी इनएफिशिएंसी वहां पे प्रूव की जाती है। और ये वही नहीं होती है जो कि जो पब्लिक स्टैंडिंग कहते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अगर जो सोशल वेलफेयर पे जब विजिट करती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और जब कॉमर्स पे विजिट करती है, तुम्हारे स्कीम का इवैल्यूएशन उस चीज में उसको हाईलाइट किया जाता है। और वो आपका जो आपका एक्सपेंडिचर है या आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के इसमें, तो वहां पे पार्लियामेंट में जाके कंसर्न इसको जवाब देना पड़ता है कि भाई ये जो कंसर्न हेड है कि तुम्हारा रोल क्या है इसमें, अभी तक के इतना पैसा आपको देने के बाद में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ या इतना ही हुआ, तो आप अपने एफर्ट्स को एक्सपांडेड करो ताकि मैक्सिमम लार्जेस्ट पीपल को बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह से ये सब की जवाबदेही एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में दे है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने पैसे लाए या गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि भाई ये स्कीम में खर्चा हुआ तो ये विशिष्ट क्लास को देना चाहिए। हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का भी ब्यौरा मांगा जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब अकाउंट्स की आती है। पर्टिकुलरली कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं आपके जो स्कीम्स जो दी है, तो इसलिए ये नहीं होता है कि भाई एक विशिष्ट क्लास को दिया जाता है, लेकिन एक जरिया होता है कि आप उस पे अप्रोच कैसे करते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी बहुत ढेर सारी स्कीम्स है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नियर अबाउट 20 लाख में करोड़ रुपीस के लिए प्रोजेक्शंस किया है। उसके लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए ये नाबार्ड के थ्रू भी स्कीम अप्लाई हो रही है, इवन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी थ्रू स्कीम अप्लाई हो रही है। एंड ये जो अभी एग्री रिफॉर्म्स हुए नए एक्ट में, उसमें भी जो स्कीम्स का पैसा दिया जा रहा है, तो उसमें कहते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम करके आई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नए से। इवन द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे साइड पे उन्होंने रखी है। लेकिन देखा गया कि मैक्सिमम वही लोग, वही कहते स्टेक होल्डर, वही दी फार्मर्स या वही विशिष्ट क्लास के लोग वो बार बार वही स्कीम को अप्लाई मीन्स अवेल कर रहे हैं, कई नए नाम चेंज करके। लेकिन जो मेजर जो लार्जर पीपल है, जिनको जिन लोगों को पहुंचना चाहिए, ये सब एक सेंसिटाइजेशन बोलो या हम उस स्कीम से अवगत नहीं है।
जो कि हम खाली चाहते हैं कि भाई स्कीम का बंदा मेरे घर तक के आने को, स्कीम क्या होती है, कैसा होती है, ये आपको, आपके पास में कोई नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्यास लगी तो कुएं में जाके मैंने पानी पीना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ बेनिफिट लेना है तो आपको उस चीज को, आपको पहले तो उसका पूरा स्टडी और एक्सरसाइज करके आप उसके पास जाओगे, तो सामने वाला भी ऑफिसर आपको रिस्पॉन्सिबिली बताएगा कि नहीं आपने ये किया, इसमें और ये एड ऑन डॉक्यूमेंट करो तो आप अपना एप्लीकेशन हमें सबमिट कर सकते हो। तो इसके लिए ये नहीं बोलना है मुझे कि अगर मुझे स्कीम का बेनिफिट लेना है तो हमें भी कुछ पढ़ के वहां पे अगर जाते हैं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट या उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में रखते हैं, उसके बाद में उस ऑफिसर जो पब्लिक जो रिलेशन इसमें ऑफिसर होता है वो आपको बता सकता है। नहीं तो एक सीधी सीधी बात है, एक आरटीआई इज अ वेरी गुड टूल फॉर ऑल द कॉमन पीपल। You can directly put a RTI application to them by paying 10 rupees. You will get all the schemes, no issue at all. Or government of India is totally bound to provide the information within a specified time as indicated in the law framework. So मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से लेने के लिए आपको बड़ी मुशक्कत और दिक्कत है। तो ये जो स्कीम्स है पर्टिकुलरली, इस पे स्कीम्स का मेजरली फोकस ये होता है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स ये लाना बहुत मायने रखता है। हमेशा पब्लिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट ये जब भी आती है तो ये बड़े दायरे से, बड़े ब्रॉड व्यू से देखती है कि भाई मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पार्लियामेंट ने जो इनको फंड दिया है उसका नीचे तक के कितना ये पर्कुलेशन हुआ है। उसके बाद में कुछ चीजें में ये भी आती है कि जो कि सपोज विशिष्ट क्लास को ही दिया जाता है वो भी पॉइंट आउट किया जाता है। उस बारे में उस ऑफिशियल को वहां पे सीनियर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको पार्लियामेंट में जाके जवाब देना पड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने स्कीम बनाई या मेरे पास में स्कीम आई तो मैं विशिष्ट क्लास को ही दूं। एज ऑफिसर करके ये स्कीम्स को इक्वली कैसा सबको मार्जिनल बेनिफिट्स या मैक्सिमम द लार्ज बेनिफिट्स मिल सकता है, इसको भी देखा जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने। क्योंकि ये हर साल में ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट ही नहीं है, हर चीज में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी है जो हर स्कीम्स को उसके इसमें लेते हैं। और उसके अलावा इवन जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का, जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री का जो हेड सेक्रेटरी होता है वो भी पूरे तरीके से अपना जो स्कीम्स का जो पैटर्न है भाई ये कहाँ तक के पहुंची वो स्टडी के जरिए उनसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझ लेता है। तो कहने का मतलब यही है मंगेश सर कि मेरे इधर से तो इतना ही है जो Yes, जितना sir. We can. No. Very important, information you have shared. क्योंकि काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि किस तरह से स्कीम्स बनती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह क्या होती है। ये तो काफी सारे लोग सुनते भी नहीं है। मतलब भारतीय संविधान का नाम, वैसे संविधान ये पता है, कॉन्स्टिट्यूशन पता है, लेकिन उसके अंदर में जो ये जो बारीकियां जो होती है तो वो बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी तरह से आपने बताया है। क्योंकि ये वैसे भी टेक्निकल टॉपिक है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि अभी जैसे एक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है कि रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर। सो आई होप कि जैसे क्वेश्चन आंसर्स अगर होंगे तो आप उसके ऊपर फिर आप आंसर दोगे तो फिर ज्यादा लोगों को थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा। सो एनीबडी किसी को अगर ये सर से अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सो आप प्लीज उनको पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं भी सर से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस। हाँ, यस। हाँ सर। सर सो एग्री और हॉर्टी ग्रेजुएट्स के लिए भी स्पेसिफिक स्कीम्स होते हैं क्या? एंड अगर वो स्कीम्स होते हैं, कैन यू नेम सम और कैन यू टेल मी व्हेयर आई कैन लुक फॉर देम? यस, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए पर्टिकुलरली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साइड में जो भी एग्री जो भी ग्रेजुएट्स है जो अगर इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, he wants to become the professional
द फार्मर्स और क्या बोलते हैं उसको एंटरप्रेन्योर और द क्वालिटी सप्लायर टू द डोमेस्टिक मार्केट्स, so he can avail the schemes through the national horticulture board. Particularly वहाँ पे एक the horticulture entrepreneurship development scheme का प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू चला रहा है. अगर आपका उसका पूरा डिटेल अगर चाहिए तो वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में ऑलरेडी उन्होंने स्कीम्स को दिया है. उसको क्या बोलेंगे जो वो स्कीम्स का कैसा पैटर्न को अवेल कर सकता, कौन कौन अवेल कर सकता है, क्या उसके स्कोप और क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन, वो पूरा डिटेल साइट पे दिया हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऊपर में. अगर आप उसको जाओगे स्कीम्स का पर्टिकुलर उनके होम पेज पे जाना, आपने अगर स्कीम्स ऑफ एनएचबी अगर डाल दिया तो यू विल गेट द नंबर ऑफ स्कीम्स. ओके ओके, थँक्यू सर. हा, आणखी बाकी कोणाचे क्वेश्चन्स? खूप मोठा म्हणजे हा खूप मोठा विषय आहे ॲग्रिकल्चर. सो आणि दिस इज रिलेटेड टू रूरल एरिया स्पेसिफिकली, बिकॉज रूरल यू कैन सी दैट कि हम भारत में आज भी 70% जो लोग हैं वो कृषि व्यवसाय से रिलेटेड है. तो आप में से भी कुछ लोग होंगे कि जो कृषि व्यवसाय से रिलेटेड है. हाईटेक एग्री रिलेटेड स्कीम फॉर टूरिज्म पर्पज. प्रकाश धोटे साहब है, उनका एक क्वेश्चन है. हाईटेक धोटे साहेब तुम्ही विचारू शकता त्यांना. हाईटेक ॲग्री रिलेटेड स्कीम फॉर टुरिझम पर्पज. प्रकाश धोटे साहेब आहे, त्यांचा एक क्वेश्चन आहे सर. हाईटेक ॲग्री रिलेटेड स्कीम फॉर टुरिझम पर्पज. म्हणजे नेमकं काय विचारायचं आहे धोटे साहेब तुम्हाला? जसं एग्रीकल्चर मध्ये ज्यांच्याकडे 10-15-10-12 एकर जमीन असेल तर ते लोक टुरिझमच्या पर्पज मध्ये, जसं आता लोक म्हणजे एन्जॉयमेंट करायसाठी जातात. ॲग्री टुरिझमचं सांगतायत का तुम्ही सर? हो, ते त्याला रिलेटेड आहे की सर? हा बरोबर, ॲग्री टुरिझमचाच प्रकार. हा, ॲग्री टुरिझम त्याच्यामध्ये ती स्कीम आहे. म्हणजे मला ते त्या स्कीम बद्दल पूर्णपणे माहिती नाही, परंतु इथे काही विशिष्ट एरियामध्ये जसं पुण्यामध्ये इथे 500 जोड एक असा प्रकारचं डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. तर तिथे तो एक म्हणजे टुरिझम आणि लाईक ए प्रोफेशनल एग्रीकल्चर समजा, प्रोफेशनल एग्रीकल्चर वापर केला जातो. ॲग्रो टुरिझम, इट इज ॲग्रो टुरिझम. ॲग्रो टुरिझम, हा. तर त्याच्यामध्ये ती कोणती स्कीम म्हणतात त्याला? ऍक्च्युली ते डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. ऍक्च्युली जर त्या टुरिझमच्या संदर्भात जर ॲग्रो टुरिझम जर बोलून राहिले तुम्ही, तर मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम म्हणून आहे. टुरिझम कल्चर जे घालतात ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही गेले ना, ऍक्च्युली मी या टुरिझमच्या स्कीमच्या बाबतीत अजून अवेअर नाही झालेला आहो. परंतु जर टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या त्या साईटवर जर गेले तुम्ही, तर तुम्हाला ह्या टुरिझम जे ॲग्री रिलेटेड टुरिझम स्कीम्स तुम्हाला भेटून जाईल. आहे. बरोबर सर. राईट सर. थँक्यू. आणखी कोणाचे काही क्वेश्चन्स? बरेच लोक आहेत. Hello sir, one question from my side. हा, जयराज. हा. So Lokare sir, I just wanted to ask you. Hello. हा, चल. Lokare sir, I just wanted to ask you that why there is so much of anger, or we can say discontent among the farmers who are protesting today. Like from 2-3 days, we can see that a lot of farmers from Punjab and Haryana are being gathered at the National Highway 44 of Delhi. So can you just put some light on that issue, please? Right. Yes. Your question is currently if you go through the recent ordinance which has been converted into the act. There are two ordinance which has been converted as a bill or act. One is the Farmers Trade and Commerce, that is first act, and another is the price and the security, price and security, two act. तो उस चीज में जो दोनों एक्ट को अगर हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, 7 और 8 पेज का एक्ट है दोनों, उसमें जो मेजर दिया है कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस किसी भी एक्सपोर्टर या जो भी लेने वाला है आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द एपीएमसी मार्केट के बाहर अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है. ठीक है ना? इससे क्या हो रहा है कि उस पे जो चीज है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने कहीं मेंशन नहीं की है उस एक्ट में, दोनों एक्ट में, या उसका प्राइस का एश्योरेंस के लिए कहीं कुछ नहीं है. तो किसानों का डर यह है कि आज के डेट में अपनी सब्जी भाजी इवन अनाज
मंडी में जाके बेचता था, वहां पे जाके कुछ सर्टन दी गवर्नमेंट की जो मिशनरीज है, जो कि फंक्शनरीज है, वहां पे मॉनिटर होती थी। लेकिन एपीएमसी के बाहर में अगर कोई एक्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और उसमें मैक्सिमम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं उल्लेख नहीं है, तो इस डर के मारे किसान ये सोच रहा है कि अभी तो आज के डेट में तो ठीक है, आज अपना किसान उसको माल बेच देगा, लेकिन कोई प्राइस का एश्योरिटी किसी को नहीं है। दैट इज फर्स्ट कहते हैं क्वेश्चन अराइज इन द माइंड ऑफ द फार्मर कि आफ्टर ए सर्टन पीरियड, आफ्टर ए सर्टन ईयर्स, वी बिकम द स्लेवरी ऑफ द पर्टिकुलर दैट कम्युनिटी हु जो वो भाव ठहराएंगे हम उसी भाव में देंगे। दैट इज वो एक क्वेश्चन आ रहा है वहां पे। दूसरी बात, जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने अभी सेटअप किया है एपीएमसी मंडी, कुछ दिन के बाद में प्राइवेट मंडी सेटअप हो जाएगी और जो गवर्नमेंट का जो सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया वो आइडियली पड़ जाएगा। लेकिन वहां पे आज के डेट में एपीएमसी मंडी में एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक के होता है या कहीं तो भी चेक बैठता है, लेकिन ये मंडी के बाहर में ये जो टैक्सेस जो देता था अभी तक के, जो किसान माल लेके जाता था, माल किसान जो ट्रेडर है वहां से परचेस करता था, वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन किसान के पास में डायरेक्ट ट्रेडर आके माल ले रहा है, ना वो कोई गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, ना कुछ उसमें से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसकी वजह से वो मार्केटिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होने जा रहा है, जिसके वजह से वो एक डर किसान में है। दूसरा एमएसपी, तीसरा जब ये दोनों इसमें अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म बना है अप टू द लेवल ऑफ कलेक्टर। और डर ये भी है उन किसानों को कि ये बड़े लोग किसान की बात तो छोटा होता है, किसान क्यों अपना लिटिगेशन के लिए पड़ेगा, लेकिन ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये कहते एसडीएम है, कलेक्टर है, वो जो डिसीजन मेकिंग उसको इन्फ्लुएंस करके उस किसान के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करके बेनिफिट उसको जाएगा। ये डर किसानों में है, जो आज के इसमें दोनों एक्ट जो आए हैं उसमें दिख रहा है। और उसी के लिए किसान बोल रहे हैं कि भाई जो किसान उसमें लिटिगेशन के लिए भी नहीं जा सकता, किसान जो लिटिगेशन के लिए जो उसको राइट्स होना चाहिए, तो वहीं पे जो फाइनल डिसीजन जो दिया है कलेक्टर और एसडीएम ने विद इन 30 डेज ऑफ द डिस्प्यूट, तो उसको बाइंड रहेगा इस एक्ट में। इस वजह से ये दो तीन चीजें जो है इसमें क्रिस्ट और क्लैशेस क्रिएट कर रही है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। Yes, thank you. Great. सर वाई लाइक मुझे पूछना है कि जैसे हमारे देश में जैसे हम भारतीय संविधान की बात करते हैं और किसानों की बेसिकली बात करते हैं, किसान या फिर वर्कर्स, लेबर्स, तो ये सारे जो है, तो आज भी हमारा देश आज़ाद होने के बाद ये मतलब जो किसान है वो फुल्ली अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं है, पहली बात तो। और किसानों की काफ़ी सारी संगठनाएं भी अभी ऑर्गेनाइज हो चुकी है और काफ़ी सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो बेसिकली वर्कर्स और पीजेंट्स के राइट्स के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस से काम करती है। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस से, जैसे अभी कुछ नाम, इफ यू टेक few names, so like Communist Party of India, CPI वगैरह, so they were pro laborers, pro workers and pro peasants। और फिर उसके बाद भी जैसे सोशलिस्ट पार्टीज भी थी, या फिर इवेंचुअली कांग्रेस के भी फार्मर्स से रिलेटेड एक विंग तैयार हुई थी। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी का भी काफी सारा जो काम था वो लेबर्स के लिए और वर्कर्स के लिए, वो जब मिनिस्ट्री में थे तो काफी सारा उन्होंने काम किया था। मींस इवेंचुअली इन कॉन्स्टिट्यूशन we can see all those provisions which are very much beneficial for all these sections of the society, and we say that we implemented constitution on 26 November, adopted, and then finally we eventually implemented this constitution on 26 January। but still why there is so hue and cry? ये आज भी मतलब गवर्नमेंट
के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट किसानों के पास नहीं पहुंच पाती या फिर किसान गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाते, तो ये एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आज भी किसान लोगों को अपने राइट्स के लिए या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको तो वो अभी भी अनऑर्गेनाइज ही है, लेकिन अगर हम किसानों के ऊपर ही एम्फेसिस करते हैं तो किसानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टीज है, संगठनाएं हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर किसान है, मतलब कीप असाइड द लीडर्स, जो प्रॉपर किसान है उनको आज भी अपने जो राइट्स है वो उन राइट्स का पता क्यों नहीं चल पाता? इसके लिए हमारे गवर्नमेंट की मशीनरी कितने इफेक्टिवली काम करती है, ओके? और गवर्नमेंट के जैसे हमारे यहाँ पे हर हर जगह पे सेंट्रल में भी और स्टेट में भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं। मेरी खुद की स्टूडेंट है, शी क्वालिफाइड एमपीएससी एंड शी जॉइन एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वो डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पे डायरेक्टली एमपीएससी थ्रू ज्वाइन हुई 3 साल पहले। सो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब कोई ट्राइबल डिपार्टमेंट में है डेप्यूटी डायरेक्टर, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है और वो लोग काम करते हैं अपना। लेकिन व्हाई कि इतना सारे हमें साल लग रहे हैं और हम आज भी देख रहे हैं कि किसानों को कुछ भी पता नहीं। तो ये बिकॉज ऑफ देयर शेयर इलिटरेसी की वजह से है, या फिर ऐसा है कि वो जानना नहीं चाहते, या फिर ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके उन तक कोई पहुंचता नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगर प्यास लगी तो पैसे को कुएं के पास जाना है, कुआं खुद चल के नहीं आएगा। लेकिन एज अ वेलफेयर स्टेट, अगर हम वेलफेयर स्टेट के संकल्पना को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी दायित्व होता है कि गवर्नमेंट ने अपने मैसेंजर्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां तक भेजने चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस ओवरऑल ये सारे विषय के ऊपर? क्योंकि आज भी किसान मतलब किसान ही है, ज्यादा सबसे ज्यादा जो सुसाइडल केसेस जो आती है वो किसानों के बारे में ही आती है और हम लोग किसानों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। महात्मा फुले जी ने भी एक बुक लिखी थी, शेतकऱ्यांचा आसूड। सो उनका जो सोशल उनका जो एक सोशल एक जो क्रिटिसिज्म था वो डिफरेंट था उस समय का, लेकिन उसमें से काफी सारी जो बातें हैं शेतकऱ्यांचा आसूड, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो लोग समझ सकते हैं कि व्हाट महात्मा फुले डिस्कस एंड एक्सप्रेस इन हिज दैट बुक। So largely he held responsible the social system and at the same time the revenue policies of the British government. उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी और जो हमारी जो सोसाइटी थी उसको महात्मा फुले जी ने रिस्पॉन्सिबल रखा था। और एट द सेम टाइम जो सोशल कस्टम्स थे समाज में, प्रचलित कस्टम्स, उसको भी महात्मा फुले जी ने रिस्पॉन्सिबल माना था। तो आज तो काफी सारे चेंजेस सोसाइटी में हुए हैं, लेकिन फिर भी किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान आत्महत्या करता है। कभी बिकॉज ऑफ वेट फैमिन करता है, तो कभी बिकॉज ऑफ ड्राई फैमिन करता है ना? कभी अकाल, बहुत बारिश गिरने से भी अकाल पड़ता है और बारिश ना होने से भी अकाल पड़ता है। तो ये जो दिल्ली की गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट की गवर्नमेंट होंगी, वो ये गांव तक, खेड़े तक किस तरह से पहुंच पाएंगी? तो इसका मतलब ये काफी सारा लंबा मेरा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ गया है। तो उसके ऊपर क्या प्रोविजंस या फिर क्या सॉल्यूशन लेवल पे क्या एक्शंस होनी चाहिए? सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? जस्ट एज पर लाइक सिंस यू आर वर्किंग विद द अपेडा एंड सिंस लॉन्ग यू हैव जॉइन्ड विद दिस पीजेंट रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज। सो इसका एक क्या सॉल्यूशन आपके हिसाब से हो सकता है? मतलब दैट कुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। जय सर, बोरकर सर, जब हाँ। मैं दिल्ली में पॉलिसी में बैठा, मैंने हम्म। वहां देखा, एक्चुअल मैंने रियलाइज किया कि भाई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कभी पॉलिसी बनती है, हम्म। जो पॉलिसी बना रहा है, जो कुछ पॉलिसी में स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है या डिवाइस कर रहा है, उस बंदे को यही नहीं पता कि भाई आलू ऊपर लगता है नीचे लगता है, ऊपर लगने वाला आलू कैसा होता है, या खाने लायक होता है या नीचे वाला खाने वाला होता है। ये जब चीजें जिनको पॉलिसी बना रहा है, या ग्राउंडनट ऊपर लगता है या नीचे लगता है जमीन के, ये पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं वहां पे अगर एग्रीकल्चर से, ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजों को अगर पता नहीं है, तो मुझे बताइए कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा ही समझ सकता है कि एंड यूजर को उस लार्जर बेनिफिट उस स्कीम का कैसा होगा।
तो वही अच्छी तरह से समझ सकता है। और एक एसी में बैठने वाला बंदा जिसको किसान का क्या दर्द होता है, किसान का क्या पेन होता है, पानी देने के लिए उसको या इरिगेट करने के लिए रात को 12 बजे जाना पड़ता है, उस चीज को अगर नहीं समझ सकता है तो वो जो पॉलिसी मेकर है या जो ड्राफ्ट करने वाला ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, वो किस तरह से सोचेगा। पहली बात कि जो पॉलिसी बन रही उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होगा वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसान के साथ में बैठ के या किसान के साथ में बातचीत करके पॉलिसी को समझ ले। ये चीज वहां पे नहीं होती है। पूरी एयर कंडीशन में पॉलिसी बनती है और मेजरली जो पॉलिसी में जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है सो कॉल्ड कैपिटलिस्टिक पर्सन, जो इस कैपिटलिस्टिक जो कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी प्रोसेस हुआ, उससे रिलेटेड कंसल्टेंट वहां बैठते हैं जो उसमें उस तरह से अपने इनपुट देते हैं ताकि उनको उनका बेनिफिट उनके लेवल तक की मिले, और जो लार्जर कम्युनिटी है बेनिफिट मिलना चाहिए, किसान तक के जाना चाहिए, वो होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाता है उसको एग्रीकल्चर का ये तक के नहीं मालूम। सीधा सीधा बोलने वाली बात है, जो मैंने नजदीक से देखा है भाई। ओके। मैं इसी बात में जब मैंने देखा कि ये चीजें वहां पे हो रही है, तो व्हाई नॉट द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बिकम एज IAS, व्हाई नॉट दे बिकम एज the technical, they why they are not holding the technical post in the ministry। ये चीजें जब तक के नहीं होगी, जो किसान से जुड़ी हुई चीजों के लिए जो समझता है बंदा, जो ग्राउंड तक के काम करता है, वही अपना दर्द जान के उस पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है सर। जो एग्जैक्टली आज के डेट में नहीं हो रहा है। जो मैंने वहां पे जाने के बाद में मैंने मेरे जो जिस कॉलेज से मैं पास आउट हो गया, वहां जाके मैंने बोला कि भाई व्हाई यू आर ट्राइंग टू प्राइवेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, यू कम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मींस गिव योर कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट इन द नेशन। तो ये चीजें जब मैंने समझी कि भाई एक एग्रीकल्चर वाला बंदा जो कि पढ़ा लिखा, जो पूरे तर्कों के साथ में अपनी चीज को रखने वाला, ये जब तक के बंदे वहां पे पॉलिसी में ड्राफ्ट पॉलिसी जब बनती है उस समय में नहीं बैठते। इवन ही मे बी ए क्लर्क, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मे बी ए क्लर्क, बट ही हैज नॉलेज, ही हैज वर्क विद द फार्मर क्लोजली, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन उस समय दे सकता है। और जो पॉलिसी बनती है सर, ये भी बता देता हूँ कि वहां पे पूरा कंसल्टेंट जैसा चलाता है। हर गवर्नमेंट में, हर डिपार्टमेंट में एक कंसल्टेंट होता है हर चीज के लिए। तो वो कंसल्टेंट को क्या लेन देन है, वो तो अपने जिस बंदे के लिए जिसने उसको भेजा है मिनिस्ट्री में रेफरेंस से, वो तो उसी के लिए सोचेगा। तो इस वजह से पॉलिसी को रोबोस्ट या स्ट्रिंजेंट नहीं बन पा रही है, जो कि नीचे का जो लार्जर कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये चीजें नहीं बोलना चाहिए एज अ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये जो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है वहां पे। ये गैप जब तक भरा नहीं जाएगा, जब तक के अप्रोप्रिएट पर्सन, सुटेबल पर्सन उस टेबल पे नहीं बैठेगा, ही मे बी ए क्लर्क, ही मे बी अपर डिवीजन क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर, तब तक ये बंदा वहां पे ये सोच नहीं सकता। जो पॉलिसी 70 साल से तो हमारे सोसाइटी में जैसे यही हो रहा है कि लाइक काफी सारे जो लोअर स्टेटस है या फिर जो जैसे एग्रीकल्चरिस्ट के जो बच्चे हैं, वर्कर्स के बच्चे हैं, फार्मर्स के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने मतलब देश के और स्टेट के प्रशासन में आके ये जो हालत है ये वो चेंज कर सकते हैं, हो सकता है। यही ताकत, यही हाँ, लेकिन उनमें भी सर अगर सोशल सेंसिटाइजेशन अगर नहीं है तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम हमारी अपेक्षा में भी खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि हम लोग तो अपेक्षा करेंगे कि भाई, क्योंकि ऐसा भी हो चुका है कि इन महाराष्ट्र इटसेल्फ यू कैन सी दैट कि लाइक देयर आर काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स, दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्शन. There are many bureaucrats, those who are from the reserve sections of the society, or we can say backward sections of the society. They are availing all the facilities of reservations, but still they fail to change the grassroots reality, because once they get some kind of when they join these services, so I wonder why they do not continue with their spirit before joining the administration. क्योंकि मैं, जैसे आप अंदर में हो तो वैसे मैं बाहर काम करता हूँ, तो बाहर
मतलब मैंने अभी मेरा करियर का एक बहुत बड़ा जो एक अपॉर्चुनिटी था वो छोड़ के, जैसे आज मैं कमिश्नर लेवल की पोजीशन पे बिल्कुल रह सकता था अगर मैं 2005-6 में अगर ये एग्जाम पूरी तरह से क्वालिफाई करके अगर जा भी सकता था, पूरी अपॉर्चुनिटीज थी। तो मैं अभी बाहर रह के काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ बैचमेट्स थे, दे वर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उसमें फार्मर्स के भी बच्चे थे, उसमें वर्कर्स के भी बच्चे थे, उसमें सारे सो कॉल्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड कम्युनिटीज के भी बच्चे थे। लेकिन लाइक उनको मैं आज एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग वो जो जिस सेंसिटाइजेशन के साथ उन्होंने काम करना चाहिए, वो उस सेंसिटाइजेशन के साथ काम नहीं करते, वो केवल नौकरी कर रहे हैं। मतलब चलो भाई, अभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, मेरा एक एग्रीकल्चर फैमिली से ही एक दोस्त था, तो उसका 2008 के बैच में सिलेक्शन हुआ और मैंने बाद में ऐसा सुना कि उसने उस समय वो एग्रीकल्चर फैमिली से मतलब जमींदारी फैमिली से था, तो मैंने ऐसा सुना वो 50 कि 50 लाख का उसने डाउरी लिया, शादी किया तब। तो अब ये कैसे, मतलब ये कैसे चेंज करेंगे? और इसीलिए मैं खोजते रहता हूँ कि मुझे कैसे अच्छे स्टूडेंट्स मिले कि जिनका सोशल सेंसिटाइजेशन अंदर जाने के बाद भी कायम रहेगा और जो क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन उसी मतलब हम बोलते हैं कि जाओ प्रशासन में आओ, लेकिन प्रशासन में किसने आना चाहिए? तो प्रशासन में उसने ही आना चाहिए जो यहाँ से मतलब दिल और दिमाग से काम करने वालों ने प्रशासन में आना चाहिए, है ना? दिमाग से आप हो सकता है कि यू कैन बी अ मेरिटोरियस कैंडिडेट, ओके, लेकिन मतलब आपका ईक्यू और आईक्यू ये दोनों का अगर मैच होगा, तो ही आप सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। और ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के, उसमें मुझे लगता है कि केवल आईक्यू ये अच्छा होने से नहीं होगा, जो हमारा इमोशनल क्वोशंट जो है वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है। शायद हो सकता है कि मेरे विचारों से बाकी लोग कुछ सहमत होंगे, नहीं होंगे, बट मेरा ये इतने सालों का ये एक तजुर्बा कहता है कि दोनों चाहिए। ये तो क्या फिर 10th में बहुत अच्छे से परसेंटेज आए थे, 12th में आए थे, मेरिटोरियस थे, लेकिन ईक्यू फेल है, इमोशनल क्वोशंट फेल है, या फिर इमोशनल क्वोशंट उतना ये नहीं है आपका, तो फिर काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू सर। प्लीज नहीं सर, कंटिन्यू। सो बस एनी सही। क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, किसी Sir, I just want to say that sometimes government mandis also contribute towards controlling the prices. When all of the hard work is done by the farmers, why should the government mandi obviously tell the farmer what his produce should be priced at? That aside, my question to you is how can we safeguard our country's farmers from it? And I think continuing on what Mangesh sir said right now, how can I, as a horticulture graduate, make change in the agriculture lawmaking? Yes. दरवी सर जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट में जब कभी भी आओगे और सेंट्रल सेक्टर में बैठोगे, स्कीम में स्कीम के लिए बैठोगे, तो आपने अपना पूरा सद विवेक बुद्धि और हाउ आई गेट दिस स्कीम टू द लार्जर बेनिफिट ऑफ द पीपल, ये अगर ब्रॉड व्यू से अगर चलोगे, छोटे से बात के लिए अगर आप कहते अड़ के रहोगे और थोड़ा बड़ा सेंस लेके अगर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बहुत कुछ और अच्छा गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि मैक्सिमम फार्मर्स का जो अभी 70 साल भी हुए तो किसान की हालत नहीं सुधरी, इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन इन द ब्यूरोक्रेसी वो बड़ा कम है। और जो भी बंदे हैं एग्रीकल्चर के, उनका जो विजन, जो अभी मंगेश सर ने बोला है कि वहां जाके अपने जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जिस चीज के लिए अपन आए, वो चीज को भूल जाते। अगर उस चीज को, जैसा कि मैं भी अभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, 99 पास आउट हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं पूरा मोल्ड और पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, अगर मैं फील्ड में नियर अबाउट 12 इयर्स किसानों के साथ में क्वालिटी इंस्पेक्शन में काम किया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसान की क्या हालत है। क्योंकि मैं सवेरे से 7 बजे निकलता था, तो रात को 8 बजे में मेरा पूरा फील्ड का इंस्पेक्शन आता था और सामने वालों को वहीं पे रिपोर्ट देके बोलता था कि नहीं भैया, ये इसमें ये चेंजेस का। जब तक कि ये एक्सपीरियंस लेके आप, ग्राउंड का एक्सपीरियंस लेके जब तक कि आप सेंटर में नहीं जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहोगे। हाँ, सही बात है कि अगर कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप, गवर्नमेंट में बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं आप, तो आपको एज अ मैड पर्सन करके साइड में निकाला जाता है। लेकिन
आपको उस चीज को अगर ये बोल रहे हैं मालूम है हमें, लेकिन मैं जब ड्राफ्टिंग करूंगा, जो कुछ भी मेरी नोटिंग लिखूंगा, उसमें हमने ये चीज को इनकॉर्पोरेट करना है जिससे हम अपने टेक्निकल जस्टिफिकेशन दे के अगर सामने वालों को नोट में लिखते हैं, भलाई उसको ना समझे, उसमें वो ताकत नहीं होती कि तुम्हारे नोटिफिकेशन या तुम्हारी नोट को लिखने के लिए ओवर रूल करने की ताकत है। तो इस तरह से आप अगर टेक्निकली परफेक्ट हो, टेक्निकली साउंड हो, और आपने जो ड्राफ्ट लिखा है नोटिंग साइड में, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में अप्रूव होने के लिए जा रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने नोटिंग चलाई है उस बंदे से पढ़ते हैं और किसने किसके क्या क्या कमेंट है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके दे टेक द कॉन्शियस डिसीजन। तो दरवी साहब, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा और उसमें जो किसान के बारे में क्या क्या अपन ये कर सकते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको जो बोला है, आप शायद हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस या मेरा एक्सपीरियंस आपसे जो मिसमैच हो रहा है, जो मैंने जो एक्सपीरियंस है, जो देख के जहाँ पे गया और जो देखा मैंने वहां पे, तो उसके बारे में अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं किसान ग्रेप्स जो किसान थे, उन्होंने खाली एक ही मांग की थी कि मुझे मेरा टेस्टिंग रिपोर्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट मुझे दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं चाहना, उनको दिखना नहीं चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। जब इस चीज को मैंने समझ लिया, मैंने उस बड़े मीटिंग में बोल दिया कि यस, मैं करूंगा काम, मैं आपको रिफॉर्म्स आपको चाहिए वो दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि मैं सिस्टम में 6 महीने भी नहीं हुआ उस पर्टिकुलर सेक्टर में गया। जब मैं ये चीज मेरे सीनियर ऑफिसर को बताया, तो उन्होंने मेरे एज अ मैड पर्सन, पागल हो गया, बोले तेरे को नहीं समझता, ये करना नहीं। मैंने ये चीज को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने जाके चेयरमैन को रिपोर्ट किया, जो कि सीनियर आईएएस होता है, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का। मैंने बोला सर, ये ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आई है इस कंसल्टेशन के दौरान। तो वो ऑफिसर ऑब्वियसली एथिकल ऑफिसर था, किसानों के बारे में जानता था, तो उसने बोला कि व्हाई नॉट, यू गो अहेड। तो ये निगेटिव फोर्सेस होने के बाद में भी अगर तुमने नोटिंग परफेक्ट लिखी है, तुम्हारा ड्राफ्ट सही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीनियर ऑफिसर तुम्हारी बात को काटे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करे। विद इन 7 days वो जो प्रॉब्लम था उनका मैंने एग्जीक्यूट करके उस कमेटी का जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था, मैंने तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दिया, और दे आर वेरी वेरी मच हैप्पी कि भाई आप आए इसलिए हमारी समस्या सुलझी। नहीं तो हमने अभी तक के 15 साल से वो चीज को हम किसी ने हमारी समस्या समझी नहीं ना सुलझाई। तो ये एक ऐसा चीज होता है, जुनून होता है कि नहीं ये करना है। मुझे मालूम था कि मेरे सामने बैठे वाला सीनियर ऑफिसर बोल रहा है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन मुझे मालूम था कि ये करना कैसे। ये चीजें होती है कि जो आप जुनून से काम करोगे, किसी चीज को पकड़ा तो उसको छोड़ना नहीं जब तक के होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन ड्राइविंग फोर्स। आपका जो मोटिवेशन था, आपका जो एथिक्स था, आपका जो ड्राइविंग फोर्स था, तो उसकी वजह से वो काम हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता था। तो ये बात बिल्कुल। हेलो एंड हाँ, सो लाइक दिस इज हेलो वेरी पॉजिटिव थिंग कि आपने वो जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, हेलो उनको आई एम न्याय दिलवाया उस इसमें। हाँ, हेलो। हाँ आई एम डॉक्टर मेश्राम, principals of YDVD Mahavidyalay Tivsa. Here I thanks to Sri Mangesh sir, who has organized very much interesting webinar for the particularly farmer and the social scheme. As per Lohkare sir is concerned, he has explained various scheme for the farmers. One thing is clear that when any company prepare any of the product or medicines or whatever may be, they decide their cost. But farmer is the producer and government is deciding their cost. What is this going in the India? Sir, please, Lokare sir, explain this one. Is there any remedy for this one? Yes, sir. Yes, your question is absolutely right. If you go through the Swaminathan Ayog clearly indicates certain recommendations. उसमें से एक भी recommendations गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग का अगर रिकमेंडेशंस अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसको एनेक्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें जो बोल रहे हैं ना, जो गैप है, वो गैप ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। जो कि स्वामीनाथन आयोग ने ग्राउंड पे जाके जो टीम थी उनकी,
उन्होंने पूरा स्टडी करके जो रिकमेंडेशन दिए हैं, वेरी परफेक्ट रिकमेंडेशंस है मेरे हिसाब से, जो कि Yes, मैंने, yes. तो वो अगर होता है और वो नहीं करना चाहेंगी, अगर आप जो बोल रहे हैं कि भाई किसान के दाम, किसान की उपज का दाम एक व्यापारी Yes, लगाता है, बल्कि yeah. वही कैपिटलिस्ट उसका नट बोल्ट का दाम वो फिक्स करता है, उसके बाद में मार्केट में लाता है। Yes, yes, you are correct, sir. Then why So- should not happen with the farmer? सर प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, जो सो कॉल्ड और दिस इज अ पॉलिसी मेकर्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस, जब Yeah, तक कि yes. उस तरह से नहीं जाएंगे, राइट पर्सन अगर हम आप पे नहीं वहां नहीं भेजेंगे, तो वी कैन नॉट माउंट ए प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट और द कैबिनेट की नहीं, वी हैव टू डू दैट You are correct, इन sir. द साइमल्टेनियसली। आज किसान इस फ्रेगमेंटेड है सर, कोई यूनाइटेड नहीं है, लेकिन बिल्कुल आज नट बोल्ट बनाने वाली की एसोसिएशन है, पापड़ बनाने वाली की एसोसिएशन है, सबकी एसोसिएशन है, लेकिन मुझे किसान कहीं यूनाइटेड नहीं है। Yeah. बस जब तक ये चीजें उनमें सेंसिटाइज नहीं होगी कि भाई दे हैव अ पावर टू चेंज द गवर्नमेंट, दे हैव अ पावर टू मींस माउंट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज इन सच अ वे, ये इच्छा शक्ति पे निर्भर होता है गवर्नमेंट के करना नहीं करना। जब इलेक्शन आता है तो ये चीजें आती है, लेकिन तब तक कि किसी को इस आयोग का कुछ नहीं याद आता सर। exactly. Correct. So You are correct, yes. sir. So Dr. Meshram sir, thank you very much for asking the question. And for your kind information, sir, Dr. Meshram is my relative, and he is also very dynamic educationist. He is principal to like one very famous society of Vidarbha region, that is Shivaji. Shivaji Education Society, and he 20 dedicated years his almost 32 and more years in education field, and he has been working as a principal of one very huge college of Tiusa Tahsil of Amravati district. Okay, and in his educational field, he is working very hard for the student community, and he is also creating so many like nice students and the human being. So he is very ethical person and very dynamic, very active personality. And I sent him this link of this session, so he forwarded to many persons, so many persons who are associated with this education field, and few among them they have attended this session. So thanks a lot, Dr. Meshram sir and Nagpal Lokare sir. So I think we must conclude this session now, because our next speaker, Subhash Kamble sir, they have already joined. Subhash, are you there? Sir, Subhash Kamble sir, are you there? can I ask one last question? Just a minute. Subhash Kamble sir, are you there? आप हो? Hello. हेलो Okay. हाँ, सुभाष कामड़े सर, आप हो वहाँ पे? यस यस आई एम देयर ओके ओके, थैंक यू। सो ये एक लास्ट क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन पूछने वाले को मना नहीं करते, इसलिए आखिरी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सो हाँ, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अबीज इज आस्किंग क्वेश्चन, राइट? अबीज दलवी। Yes sir, it's Abis. Yes sir. हाँ, अबीज, ओके So ओके। sir, can I represent farmers without giving any government exam or without getting a government post? If yes, how? एब्सोल्युटली, जा Yes, सकते हो ना? yes. यू कैन Yes. बिकम अ लीडर। You can form such a association. You can form such associations who can ability, those having the ability to mount a pressure on certain government bureaucrat. That could be happen, but your the pressure should be a justified and in constitutional spirit. अगर आप उसको उस चीज को पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के अगर बोलते हैं और प्रेशर माउंट करते हैं इन पर्टिकुलर मिनिस्टर पे, तो मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेट आपकी चीज को, आपके जो दिए हुए सुझावों को इस पर्टिकुलर पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर सके। यस, Understood, डेफिनेटली। हाँ, Thank you. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, केवल लीडर्स बनना या ब्यूरोक्रेट्स बनना इतना ही काफी नहीं,
अगर हम अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आप अच्छे अगर एंटरप्रेन्योर भी बनते हो, जिसका लिंक एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय व्यवसाय से है, सो आप अगर आप एथिकल ब्यूरोक्रेट आप अगर एथिकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, आपकी सोच अगर मतलब एक उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की है, तो दैट वुड बी आल्सो अ ग्रेट थिंग। सो नॉट नेसेसरी कि आपने यहीं पे आना चाहिए, लेकिन अंदर आना, प्रशासन के अंदर में आना, ये बात ऐसी होती है कि यहाँ पे पॉलिसी बनती है। तो जैसे सर ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग के लिए आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए कि मुझे वेलफेयर करना है लोगों का। और बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी डायरेक्टिव, एंड देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन डीपीएसपी, एंड एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार, सो मूलभूत अधिकारों में भी काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली लेबर्स, वर्कर्स और फार्मर्स से रिलेटेड है। सो एनीवे बात हमारी काफी लंबी चलते रहेंगी। सो थैंक्स अ लॉट लोकरे सर। लोकरे सर को आपने अभी सुना। लोकरे सर डेप्यूटी डायरेक्टर है अपेडा में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में आती है, और उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी सारी जो स्कीम्स है उसमें काम किया है। प्रत्यक्ष उनका अनुभव है, और इसीलिए एक बहुत ही सेंसिटिव, एक रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट को, ऑफिसर को इस प्रश्न के ऊपर बोलने के लिए बुलाना ये बहुत आवश्यक था। और इवेंचुअली हमारे इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने एग्री किया था। सो काफी सारा अच्छा इंटरेक्शन हमारा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस के माध्यम से। और अभी हम लोग एक मतलब इस सेशन को, फर्स्ट सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू लोकरे सर। और हमारा दूसरा सेशन जो है, तो अभी जस्ट हम 5 मिनट में हम एक 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होना है, तो वो लोग फ्रेश होके रीजॉइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सेकंड सेशन के लिए सुभाष कांबड़े सर है। सुभाष कांबड़े सर कर्नाटका गवर्नमेंट में ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट में। सो 5 मिनट में हम हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट यू कैन टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और हम मतलब मैं ऑनलाइन, ये मेरा सेशन चालू है, सिर्फ हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे।